नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। लगातार 8 दिनों की गिरावट के बाद आखिरकार बुधवार को शेयर बाजार ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट स्थिर रखने और आगे रेट कट की संभावना के संकेत मिलने से निवेशकों का भरोसा लौटा। सेंसेक्स 716 अंक उछलकर 80,993 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 225 अंक चढ़कर 24,836 तक पहुंचा। बैंकिंग, ऑटो, आईटी, डिफेंस और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी रही। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप एक ही दिन में 3.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा जोश देखने को मिला। आरबीआई ने कैपिटल मार्केट लेंडिंग बढ़ाने और बैंकों के लिए नियमों में ढील देने जैसे फैसले किए, जिससे बैंक निफ्टी 700 अंक चढ़ गया और फिन निफ्टी भी ऊपर बंद हुआ। ग्लोबल स्तर पर भी माहौल पॉजिटिव रहा। एशियाई बाजारों में मजबूती और अमेरिकी मार्केट की तेजी का असर भारतीय बाजार पर दिखा। साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स भी हरे निशान में रहा। क्रूड ऑयल की कीमतें गिरकर $67 प्रति बैरल तक आ गई। इससे महंगाई की चिंता कम हुई और इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिला। रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 88.75 पर बंद हुआ। करेंसी में ये रिकवरी इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए अच्छा संकेत रही। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 3.68% गिरकर 10.66 पर आ गया है। इसका मतलब है कि निवेशकों का डर कम हो रहा है और वे बाजार में रिस्क लेने को तैयार हैं। ऑटो सेक्टर में भी तेजी रही। फेस्टिवल सीजन की डिमांड और जीएसटी कट का फायदा दिखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवी सेल्स सितंबर में 10% बढ़ी और बजाज ऑटो की बिक्री 9% बढ़कर 5.10 लाख यूनिट्स तक पहुंची। गोल्ड मार्केट ने भी इतिहास रचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $3,895 प्रति आउंस के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। भारत जैसे देशों में त्योहार और शादी का सीजन आने वाला है, इसलिए घरेलू बाजार में सोना 70,000 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंचने की संभावना है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए गोल्ड अब और भी मजबूत सेफ हेवन बन गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सोना आने वाले महीनों में $4,000 प्रति आउंस तक जा सकता है। इस बार आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 5.5% पर, एसडीएफ रेट 5.25% पर और एमएसएफ रेट 5.75% पर ही बनाया रखा गया है। यानी अभी आपके लोन और ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई को लगता है कि अभी हमारी ग्रोथ अच्छी है। 7.8% का नंबर आया है, तो जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो इस ग्रोथ को धीमा कर दे। महंगाई थोड़ी बढ़ी है क्योंकि मॉनसून और खाने पीने की चीजों के दाम ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन आरबीआई मानता है कि आगे चलकर जीएसटी रिफॉर्म्स और अच्छी फसल की वजह से दाम धीरे धीरे कम होंगे। आरबीआई गवर्नर ने बार बार कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से कंजम्पशन बढ़ रही है। जब टैक्स कम होंगे तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। लेकिन एक चिंता ये भी है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। अमेरिका और यूरोप की जीडीपी घट रही है और नए नए टैरिफ्स लग रहे हैं। इसका असर भारत के एक्सपोर्ट्स और एफडीआई पर भी आ सकता है। आरबीआई मानता है कि हम पूरी तरह ग्लोबल स्लोडाउन से बच नहीं सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी दुनिया से जुड़ी हुई है। अगर बाहर मांग कम होगी तो हमारे यहाँ रेमिटेंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर दबाव आ सकता है। इसके बावजूद भारत को ग्लोबल स्तर पर अभी भी ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है, क्योंकि हमारे इंडिकेटर्स जैसे पीएमआई, फॉरेक्स रिजर्व्स और टैक्स कलेक्शंस बहुत मजबूत हैं। इस बार की पॉलिसी में सिर्फ ब्याज दरों पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि एमएसएमईज, कंज्यूमर बैंकिंग और एक्सपोर्टर्स से जुड़े कई छोटे छोटे रिफॉर्म्स भी किए गए, जैसे एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंस आसान करना, एनबीएफसीज के लिए नए नियम और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े सुधार। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है और इन्फ्लेशन टारगेट घटाकर 2.6% कर दिया है। यानी आने वाले सालों में महंगाई कम और ग्रोथ ज्यादा रहने की उम्मीद जताई है। इन्फ्लेशन का बड़ा फैक्टर कच्चा तेल है। अगर ग्लोबल टेंशन्स की वजह से ऑयल के दाम अचानक बढ़े तो महंगाई पर दबाव आ सकता है। इसलिए आरबीआई ने साफ कहा है कि हमें क्वार्टर बाय क्वार्टर सतर्क रहना होगा।
दूसरी तरफ सरकार को जीएसटी से भी राहत मिली है। सितंबर 2025 में कलेक्शन 1,89,000 करोड़ रहा, जो अगस्त की तुलना में करीब 3,000 करोड़ ज्यादा है। ये आंकड़ा बताता है कि आर्थिक गतिविधियां मजबूत हो रही हैं और टैक्स कलेक्शन में भी सुधार आया है। फेस्टिवल सीजन आने से ये कलेक्शन और बढ़ सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ई इनवॉइसिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे सरकारी कदमों ने टैक्स चोरी रोकने में मदद की है और यही वजह है कि कलेक्शन लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी आज बड़े संकट में है। 1 अक्टूबर 2025 से वहां गवर्नमेंट शटडाउन शुरू हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी रुक गई है और कई जरूरी सेवाएं बंद हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस बजट बिल पास नहीं कर पाई। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स आपस में भिड़ गए और समय रहते समझौता नहीं हुआ। शटडाउन का मतलब है कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने और दूसरे खर्च चलाने के लिए फंड नहीं है। इसी वजह से पासपोर्ट, वीजा, एजुकेशन और हाउसिंग जैसे डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए हैं। इस समय 7.5 लाख फेडरल कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और 20 लाख लोग बिना सैलरी के काम करने पर मजबूर हैं। नेशनल पार्क्स, म्यूजियम्स बंद हो गए हैं, दवाई की अप्रूवल्स में देरी हो रही है और बेरोजगारी और जीडीपी जैसे अहम आर्थिक आंकड़े फिलहाल रुक गए हैं। इसका सीधा असर अमेरिकी इकोनॉमी पर दिख रहा है। अगर शटडाउन एक हफ्ता भी चलता है तो जीडीपी 0.2% तक गिर सकती है। इस संकट की जड़ ट्रंप की कटौती और टैरिफ पॉलिसीज मानी जा रही हैं। हाल ही में उन्होंने दवाइयों, ट्रक्स, फर्नीचर और कनाडा से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाया था, जिससे पहले ही महंगाई और बिजनेस की अनिश्चितता बढ़ गई थी। इतिहास देखें तो अमेरिका में शटडाउन कोई नई बात नहीं है। 1981 से अब तक 11 बार सरकार बंद हो चुकी है। सबसे लंबा शटडाउन 2018-19 में ट्रंप के ही पहले कार्यकाल में 35 दिन तक चला था। इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। डॉलर की कमजोरी से रुपया दबाव में आ सकता है। भारत की आईटी और एक्सपोर्ट कंपनियों को पेमेंट और प्रोजेक्ट में देरी झेलनी पड़ सकती है। देश में निवेश को लेकर सेबी के ताज़ा सर्वे ने चौंकाने वाली तस्वीर दिखाई है। करीब 63% लोगों को निवेश की जानकारी है, लेकिन जब असली निवेश की बारी आती है तो सिर्फ 9.5% लोग ही पैसे लगाते हैं। यानी जानकारी है, लेकिन कदम बढ़ाने का हौसला बहुत कम है। निवेश की आदत शहरी इलाकों में ज्यादा है, जहां 15% लोग निवेश करते हैं। इसके मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 6% लोग निवेश करते हैं, जिससे साफ है कि गांवों में अभी निवेश संस्कृति मजबूत नहीं हो पाई है। राज्यों की बात करें तो दिल्ली सबसे आगे है, जहां 20.7% लोग निवेश करते हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात जैसे राज्य आते हैं। ये दिखाता है कि आर्थिक रूप से मजबूत और बड़े शहरों वाले राज्यों में निवेश ज्यादा लोकप्रिय है। निवेशक सबसे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में लगाते हैं, जो 6.7% है। इसके बाद शेयर मार्केट 5.3%, एफएनओ 1% और रीट्स, आईवीआईटीज 1% का नंबर आता है। यानी लोग अब सीधे शेयरों या रिस्की प्रोडक्ट्स की बजाय सुरक्षित और मैनेज्ड ऑप्शंस को चुन रहे हैं। ऑटो सेक्टर से भी शानदार अपडेट आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सितंबर में 1 लाख यूनिट्स बेचे, जो अनुमान से कहीं बेहतर रहे। खासकर ट्रैक्टर सेगमेंट में 49% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। बजाज ऑटो ने सितंबर में 5.10 लाख यूनिट की बिक्री की। टू व्हीलर और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में अच्छी बढ़त रही और निर्यात में 18% की तेज उछाल देखने को मिली। Hyundai मोटर ने भी सितंबर में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। कुल बिक्री 70,347 यूनिट रही और क्रेटा और वेन्यू जैसी एसयूवीज की डिमांड ने कंपनी के लिए शानदार नतीजे दिए। एस्कॉर्ट्स कुबोटा की ट्रैक्टर बिक्री भी सितंबर में 47% से ज्यादा बढ़ गई। यानी फेस्टिव सीजन और अच्छे मानसून ने ऑटो कंपनियों को जबरदस्त सपोर्ट दिया है। हालांकि कुछ कंपनियां जैसे एसएमएल, इजुजू को झटका लगा और उनकी बिक्री 10% तक घटी है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की, जिसने सितंबर तिमाही के अपने सेल्स आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी की कुल बिक्री अनुमान के मुताबिक रही है और सालाना आधार पर 2.7% की बढ़त दर्ज की है। हालांकि घरेलू बिक्री में 6.3% की गिरावट आई है, लेकिन एक्सपोर्ट्स ने 52% की रिकॉर्ड ग्रोथ दिखाई है। मारुति ने बताया कि जीएसटी सुधार और नवरात्रि सीजन ने ग्राहक भावना को मजबूत किया। नवरात्रि के पहले 8 दिनों में ही कंपनी ने 1.65 लाख डिलीवरियां की और सिर्फ रविवार को 80,000 पूछताछ दर्ज हुई। खासकर छोटे कार सेगमेंट में जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। ग्लोबल स्तर पर मारुति सुजुकी ने बड़ी छलांग लगाई है। करीब 57.68 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ ये अब दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है और फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है।
अब चलते हैं स्मॉल कैप कंपनी AB इंफ्रा बिल्ड पर, जिसने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 17 अक्टूबर तय की है। इसका मतलब है कि 10 रुपए का एक शेयर टूटकर 1 रुपए के 10 शेयर में बदल जाएगा। कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड भी घोषित किया था। बुधवार को इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा और ये 196.05 पर बंद हुआ। सिर्फ इसी साल फरवरी से अब तक ये स्टॉक 3 गुना हो चुका है और सितंबर में 229 के हाई तक भी पहुंच चुका है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम यानी CAMS ने भी इशारा दिया है कि 10 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग में कंपनी शेयर स्प्लिट करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा और इस पर कोई फैसला ले सकता है। अटलांटा LTD के स्टॉक में आज 20% का अपर सर्किट लगा। ये उछाल कंपनी के अर्कॉन इंटरनेशनल के साथ हुए 2500 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद आया। स्टॉक 38.87 से छलांग लगाकर 46.64 तक पहुंचा और लगातार ऊपरी सर्किट पर ही बंद हुआ। पिछले 6 महीनों में ये 70% बढ़ चुका है और अगर 2 साल का हिसाब देखें तो स्टॉक 3 गुना हो गया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत छोटी कंपनी है और इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप 100 करोड़ से भी कम है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से बड़ी खबर आई है। ट्रू नॉर्थ की यूनिट फेटल टॉन निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी घटाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इनके पास 7.9% हिस्सेदारी है, जिसमें से करीब 5% ब्लॉक डील के जरिए बेचने की योजना है। जून 2025 में भी फेटल टॉन ने अपनी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा बेच दिया था। अगर ये डील होती है तो कंपनी की हिस्सेदारी घटकर 2.9% रह जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे निवा भूपा के प्रमोटर स्ट्रक्चर पर खास असर नहीं पड़ेगा। अब बाजार की बड़ी तस्वीर देखें तो सितंबर तिमाही में भारत दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजारों में सबसे कमजोर साबित हुआ। भारत की मार्केट कैप 5.6% गिर गई, जबकि चीन, ताइवान और अमेरिका जैसी मार्केट्स ने मजबूत ग्रोथ दिखाई। इस गिरावट की वजह विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, ऊंचे वैल्यूएशन और अमेरिकी फैसलों जैसे H1B वीजा फीस बढ़ाना, फार्मा इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाना जैसे रहे। हालांकि ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि GST सुधार और RBI की नरम नीति से भारतीय बाजार में अगले 8 से 12 महीनों में फिर से तेजी लौट सकती है। खासकर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, रिन्यूएबल्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे सेक्टर्स इसमें लीड कर सकते हैं। IPO फ्रंट पर BMW वेंचर्स की लिस्टिंग कमजोर रही। शेयर का इशू प्राइस 94 से 99 रुपए था, लेकिन ये 78 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी करीब 21% डिस्काउंट पर। हालांकि IPO को 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। BMW वेंचर्स का बिजनेस ज्यादातर स्टील डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैक्टर इंजन पार्ट्स पर आधारित है। कंपनी की कुल आमदनी का लगभग 98% हिस्सा सिर्फ स्टील डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। इसके विपरीत जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का IPO शानदार लिस्ट हुआ। NSE पर शेयर 265 रुपए पर खुला, जो इशू प्राइस से करीब 14% प्रीमियम था। कंपनी को जबरदस्त रिस्पांस मिला और IPO कई गुना सब्सक्राइब हुआ। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग नॉन फेरस मेटल्स की रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे कई सेक्टर्स में होता है। कंपनी के ग्राहक भारत ही नहीं विदेशों में भी फैले हैं और इसमें वेदांता और मित्सुबिशी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। टाटा मोटर्स का शेयर आज करीब 5.5% चढ़कर 718 रुपए पर बंद हुआ। ये तेजी इसलिए आई क्योंकि कंपनी के कमर्शियल व्हीकल्स वाले बिजनेस का डीमर्जर अब ऑफिशियल रूप से पेपर पर इफेक्ट में आ चुका है। हालांकि मार्केट में इसका असर 14 अक्टूबर को दिखेगा। उसी दिन कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है, यानी उस दिन तक जिसके पास टाटा मोटर्स के शेयर होंगे उन्हें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के अलग शेयर भी मिलेंगे। अगर कोई निवेशक 13 अक्टूबर तक टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लेता है तो वो नए कमर्शियल व्हीकल वाले शेयर पाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कंपनी ने साफ कर दिया है कि रेशो 1:1 होगा, यानी आपके पास जितने टाटा मोटर्स के शेयर है उतने ही नए कमर्शियल व्हीकल शेयर आपको मिलेंगे। ध्यान रहे 14 अक्टूबर को जब डीमर्जर का असर पड़ेगा तो टाटा मोटर्स के मौजूदा शेयर की वैल्यू लगभग 17 से 18% कम हो जाएगी। ये वैल्यू कटने का मतलब घाटा नहीं है, बल्कि वही हिस्सा आपको नए कमर्शियल व्हीकल शेयर के रूप में मिलेगा। डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक होगा कमर्शियल व्हीकल्स और दूसरा हिस्सा पैसेंजर व्हीकल्स, EVs और जैगुआर लैंड रोवर के साथ रहेगा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का स्टॉक आज 13% चढ़कर 4111 रुपए तक पहुंच गया और रिकॉर्ड हाई बना लिया। पिछले एक महीने में ये शेयर 83% और 6 महीने में 170% से ज्यादा चढ़ चुका है। इस तेजी के पीछे भारत में AI, क्लाउड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग बड़ी वजह है। आने वाले सालों में भारत का कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट कई गुना बढ़ने वाला है, जिसमें नेटवेब बड़ी भूमिका निभा सकती है। कंपनी नई SMT फैक्ट्री शुरू कर रही है और एनवीडिया और Skylus.ai जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर AI सर्वर डेवलप कर रही है। हाल ही में नेटवेब को 450 करोड़ और 1734 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं।
श्रीराम फाइनेंस के शेयर में आज 5% से ज्यादा की तेजी आई और ये 646 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। तेजी की वजह यह है कि जापान की MUFG ग्रुप कंपनी में करीब 23,200 करोड़ रुपए का निवेश करने पर बातचीत कर रही है। अगर ये डील पूरी हो जाती है तो ये भारतीय NBFC सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा। इस खबर के बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड से निकलकर अप ट्रेंड में आ गया है और 630 रुपए के ऊपर मजबूत सपोर्ट बना चुका है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में भी आज अच्छी तेजी दिखी। कंपनी ने गुजरात में 112.5 मेगावाट का नया पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इसमें 87.5 मेगावाट का सोलर और 25 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट शामिल है। इस प्रोजेक्ट के बाद अडानी ग्रीन की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी करीब 16,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। यही वजह है कि स्टॉक आज करीब 4% ऊपर गया। साथ ही खबर है कि फ्रांस की टोटल एनर्जीज अपनी 20% हिस्सेदारी बेच सकती है, जिससे कंपनी के वैल्यूएशन पर असर पड़ सकता है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हडको के शेयर में आज 5% तक की तेजी आई। वजह रही कंपनी का ताजा अपडेट, जिसमें H1 वित्त वर्ष 2026 में लोन सैंक्शन 93,000 करोड़ और लोन डिसबर्समेंट करीब 26,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 43% ज्यादा है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट ने ₹1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर 20% का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी का प्रॉफिट 46% बढ़कर 13.79 करोड़ और रेवेन्यू 156% उछलकर 180 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये मजबूत ग्रोथ कंपनी को मिले नए ऑर्डर्स और रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से आई है। डिविडेंड का भुगतान तय समय सीमा में किया जाएगा। अटलांटा लिमिटेड के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लगा और स्टॉक 46.38 रुपए पर लॉक हो गया। वजह है कंपनी का एयरकॉन इंटरनेशनल के साथ महाराष्ट्र में 2,485 करोड़ का बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोजेक्ट 34 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का है। समझौता एयरकॉन को महाराष्ट्र सरकार से प्रोजेक्ट मिलने से पहले ही साइन कर लिया गया है और आधिकारिक अलॉटमेंट के बाद कंपनी और डिटेल्स शेयर करेगी। फिलहाल मार्केट एक नैरो रेंज में फंसी हुई है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो तेजी का अच्छा मौका है और अगर नीचे ब्रेकडाउन आता है तो गिरावट भी गहरी हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर एक इम्पोर्टेंट लेवल 25,125 का है। जब तक मार्केट इसे पार नहीं करता तब तक ऊपर की यात्रा थोड़ी रिस्की रह सकती है। छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी रास्ते में है। 24,916 और 25,125 के आसपास मार्केट अटक सकती है। इन लेवल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है कि 24,700 अब एक बहुत मजबूत सपोर्ट बन चुका है। वहीं 25,000 से 25,200 के आसपास भारी रेजिस्टेंस खड़ा है। यानी मार्केट की रेंज 24,700 से 25,200 तक की बनती है। अगर 24,700 टूटता है तो सीधा 24,500 तक गिरावट आ सकती है और अगर 25,000 पार होता है तो 25,200 तक तेजी मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी की लेवल्स अभी काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं और ये 24,981 पॉइंट तक पहुंच चुका है, जबकि अमेरिकी बाजार थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए ये संकेत काफी अहम हो सकते हैं।